नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम राजनीति की बात कतई नहीं करने वाले हैं। अब चुनाव हो गए, देव बीन डन एंड डस्टेड। नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं बिहार के। अभी चिल्पों हो रही है, चुनाव आयोग जा रहे हैं। अब उन बातों से हटकर आज एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो सीधे आपसे, मुझसे, हम सब से जुड़ा हुआ है, और वो है देश की अर्थव्यवस्था। देश की अर्थव्यवस्था, ये आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, आपके बाल बच्चों के भविष्य और देश के मुस्तकबिल से जुड़ा होता है। अर्थव्यवस्था अच्छी करेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। और हम एक संकट काल में हैं, संक्रमण काल में हैं, आपदा काल में, कोरोना काल में, और अर्थव्यवस्था जबरदस्त गोता भी खाई है। आप जानते हैं ये पूरी दुनिया में है। ऐसा नहीं है कि सरकार कोरोना लेकर आई, लेकिन इसकी मार तो आपको, मुझको, हम सबको झेलनी पड़ रही है। 23.9% का गोता लगाया पहली तिमाही में हमारी अर्थव्यवस्था ने। इंजन जाम हो गया, उसमें ईंधन जो डलना होता है वो सरकार डालने की कोशिश करती है। आज दो बड़ी खबरें हैं, बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट खबरें हैं। लगातार सरकार से गुहार लगाई जा रही थी, दरकार थी सरकार से कि आप स्टिमुलस पैकेज दीजिए। मई में 20,97,000 करोड़ का एक राहत पैकेज सरकार ने दिया था, लेकिन अब मांग उठने लगी थी। और यह आम आदमी की मांग नहीं, यह कॉरपोरेट वर्ल्ड, उद्योगपति, एमएसएमई सेक्टर, सब लोग कह रहे थे कि नहीं, अभी कुछ और देना होगा सरकार को। कहीं ना कहीं कंजम्पशन, खर्च बढ़ाना पड़ेगा, तभी अर्थव्यवस्था का पहिया आगे बढ़ेगा। तो आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने 2,65,080 करोड़ के एक राहत पैकेज की घोषणा की है। इसे स्टिमुलस 2.0 या 2.0, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें, और आत्मनिर्भर भारत 3.0 कहा जा रहा है। 2,65,000 करोड़ शहरी आवास योजना के लिए मकान बनेंगे। 30 लाख मकान बनने की बात है। 18,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है सरकार ने। ग्रामीण विकास के लिए 10,000 करोड़। कोविड वैक्सीन के लिए, देखिए, कोरोना का भूत जब तक नहीं हमारा पीछा छोड़ेगा, तब तक अर्थव्यवस्था सही मायने में पटरी पर नहीं आएगी। औद्योगिक ढांचे, घरेलू रक्षा उपकरण के लिए 10,200 करोड़। बैंकों की मदद के लिए, एग्जिम बैंक की मदद के लिए 3,000 करोड़। आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग 1,45,000 करोड़। एमएसएमई सेक्टर के लिए आपको ध्यान होगा 3 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन उनमें से अभी सैंक्शन तो हो गए 2.25 लाख करोड़, लेकिन 1,36,000 करोड़ रुपए ही डिसबर्स हो पाए हैं। अब 1,45,000 करोड़ रुपए और देने की बात है। खाद सब्सिडी, किसानों के लिए अच्छी खबर, 65,000 करोड़। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए 6,000 करोड़। और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, अब जो 1,000 कर्मचारी कोई एक यूनिट इंप्लॉय कर रही है, नए इंप्लॉइज लेगी, 1 अक्टूबर से ये योजना शुरू मानी जाएगी, तो 24% का 24%, 15,000 से कम तनख्वाह होनी चाहिए। ईपीएफ सरकार देगी जहां पर 1,000 से ज्यादा हैं, और ये 2 साल के लिए। 2 साल के लिए जहां 1,000 से ज्यादा हैं वहां 12% प्रोविडेंट फंड सरकार देने वाली है। तो 6,000 करोड़ रुपए ये दिए गए हैं। सवाल ये भी उठेंगे कि ये पैसे कैसे दिए जाएंगे। इनमें से बहुत सारे पैसे, वो 1,45,000 करोड़ 5 साल के भीतर दिए जाने हैं। वो ऐसा नहीं कि सीधे सीधे अर्थव्यवस्था में डाल दिए जाएंगे। अब कुछ और अच्छी खबरें बताई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। उन्होंने बताया कि देखिए, मूडीज का भी अब मूड सुधर गया है भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर। जहां वो कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था 9.5% का गोता खाएगी पूरे साल भर में, अब वो कह रहा है कि 8.9% होगा। और अगले साल हमारी विकास दर 8.1% नहीं, 8.6% होगी। मैं इस आंकड़े पर भी बात करने वाला हूं। बिजली का खर्च 12% बढ़ गया है। माल ढुलाई 20%, रेलवे की माल ढुलाई, उसमें इजाफा हुआ है 20% का। जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व है $560 बिलियन है। एफडीआई 35 बिलियन से ज्यादा आ गया। ये बात और है कि एक ही कंपनी में लगभग 14-15 बिलियन डॉलर आए हैं। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। और दूसरा पहलू क्या? आरबीआई ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कुछ आंकड़े जारी किए। आरबीआई ने कहा कि हम दरअसल रिसेशन में
मंदी के दौर में आ गए हैं। 8.6% का आकलन किया कि हमारी विकास दर गिरेगी, और जब लगातार 2 तिमाही आपकी अर्थव्यवस्था गिरती है तो आधिकारिक तौर पर इसे मंदी माना जाता है। तो आरबीआई कल कह रहा था हम मंदी में हैं, महंगाई एक बड़ी समस्या है। अब महंगाई दर 7.61% हो गई है। अक्टूबर की महंगाई दर का आंकड़ा आज ही आया है। आरबीआई ने भी इसे रेड फ्लैग किया है कि जनरलाइज हो रही है। पहले सिर्फ खाने पीने की चीजों में मंदी बढ़ रही थी, अब मंदी जनरलाइज हो रही है, यानी कि हर महंगाई जनरलाइज हो रही है, यानी कि हर जगह बढ़ रही है। दूसरा उन्होंने कहा कोरोना अभी सेकेंड वेव, मल्टीपल वेव्स का भी खतरा है। मैं दिल्ली का उदाहरण दूं, कल का आंकड़ा बता रहा हूं, 8,593 केसेस दिल्ली में आए हैं और जगह टेस्टिंग बहुत कम हो गई है। पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, मेरे ही एक सहयोगी संजय, वो अपना टेस्ट कराने गए गाजियाबाद में, वहां पर हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा लिख के दे दो कि भैया मैं कोविड नेगेटिव हूं, तो लिख के भी दे दिया। तो टेस्ट नहीं हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं 8,593, 85 लोगों की मौत। यह एक बहुत बड़ा खतरा है। और इसके चलते आरबीआई ये कह रहा है कि जो कॉरपोरेशंस हैं, जो कंपनियां हैं, और आप और मेरे जैसे लोग भी, वो भी अभी दबाव में हैं, उनमें भरोसा नहीं है, वो खर्च नहीं करेंगे। और अभी नौकरियां जाने का खतरा बना हुआ है, तनख्वाहें कटी हुई हैं। अब वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देखिए हमारा स्टॉक मार्केट भी बम है, तो अर्थव्यवस्था रिकवरी के पाथ पर है। अब सेम पेज पर हैं क्या सरकार और आरबीआई? आरबीआई के गवर्नर कहते हैं कि देखिए मैंने पहले भी बताया था, ये स्टॉक मार्केट के चक्कर में ना रहिए। इर्रेशनल एक्सूबरेंस, कोट अनकोट शब्द, ये खामा खा का उत्साह वहां पर दिख रहा है, ये फंडामेंटल्स पर बैक्ड नहीं है। तो वो तेजी को मानने को तैयार नहीं। सरकार तेजी का हवाला दे रही है कि हम अच्छा कर रहे हैं, पर राहत पैकेज दिया गया है। ये क्या राहत देगा, मंदी से हमें उभारेगा, या जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये हेडलाइन हंटिंग कर रही है सरकार? तो पहले सरकार का बयान, विपक्ष का आरोप, फिर चर्चा शुरू करेंगे। Total of 15% of the GDP is what has been given here as stimulus till today. Total of 15% of the GDP. You may divide that between the government and the RBI, never mind. Just the government, 9% of the GDP. तिमाही आंकड़े के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी रिसेशन में है, जीडीपी घट रहा है, और यह बहुत चिंता की बात है। इसके साथ साथ इस गंभीर समाचार को छुपाने के लिए, हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए एक और धूम धमाका आत्मनिर्भर 3.0 आज वित्त मंत्री ने घोषणा की है। तो वित्त मंत्री जो 29,87,000 करोड़ के टोटल राहत पैकेज की बात कर रही हैं कि कोरोना काल में सरकार ने जारी कर दिया है, ये हमारी सकल घरेलू उत्पाद का, हमारी जीडीपी का 15% है। उसका आंकड़ा भी बता दूं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 1,93,000 करोड़, आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0 11,02,000 करोड़, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है अन्य योजना 82,911 करोड़, आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 73,000 करोड़, आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 2,65,000 करोड़। सरकार की तरफ से कुल मिलाकर 17,16,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और आरबीआई ने 12,71,000 करोड़ रुपए दिए हैं। कुल मिलाकर 29,87,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कोरोना का संकट काल खत्म हो गया है, अच्छे दिन आ गए हैं क्या हमारे, और मोदी सरकार का पैकेज खत्म कर देगा मंदी? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, एडिटर रह चुकी हैं, अब राजनेता का चोगा ओढ़ लिया सुप्रिया श्रीनेत। मेरे साथ विजय सरदाना, अर्थव्यवस्था के माहिर हैं, एमएसएमई सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर को इनसे बेहतर कम ही लोग समझते हैं देश में। मेरे साथ जाने माने सीए, इकोनॉमिक एक्सपर्ट,
शरद कोहली कॉर्पोरेट वर्ल्ड को अंदर खाने तक जानते हैं, और वन ऑफ द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट इन द कंट्री सिद्धार्थ सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो 2,65,080 करोड़ का राहत पैकेज दिया गया है संजू वर्मा, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है आप हेडलाइन ग्रैबिंग कर रहे हैं, हेडलाइन हंटिंग कर रहे हैं। आरबीआई कह रहा है हम मंदी में आ गए, आप कह रहे हैं रिकवरी शानदार होने वाली है। किसकी बात मानूं? देखिए संदीप जी, पहली बात तो मैं आपके दर्शकों के सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूं। ये बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो कोरोना महामारी है, ये पिछले 102 वर्षों में इतनी भयंकर महामारी जिसने न केवल भारत की बट कई बड़े जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं, सबकी इकोनॉमीज पर काफी नुकसान हुआ है सबको, और कुछ इकोनॉमीज तो पूरी तरह से विध्वंस हो गई हैं। मुद्दे की बात यह है कि गिरकर आप कितनी जल्दी उठ सकते हैं और कितनी तेजी से संभल कर वापस उसी रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं जो कोरोना से पहले था। तो इस पर मैं कुछ टिप्पणी करना चाहती हूं। जैसे कि आज निर्मला सीतारमण जी ने कहा और प्रधानमंत्री भी ये कई बार दोहरा चुके हैं पिछले 2-3 महीनों में, जब वो अलग अलग जगहों पर अपना एड्रेस देते हैं। एक बात तो ये कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, और यदि आप ये बात पर यकीन करते हैं कि इस साल जीडीपी में घाटा होगा, कोई कह रहा है 10%, कोई कह रहा 8%, कोई कह रहा है 9% घाटा होगा, ये बात पे हर किसी का कंसेंसस है। पर यह बात क्यों नहीं मीडिया उतनी ही तीव्रता से उछालती कि भाई फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, मैं आपको बता दूं आपके दर्शकों को, आईएमएफ का जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है 9.9%, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और इंडिया रेटिंग्स ये कहते हैं बिटवीन 8 to 9.5%। गोल्डमैन सैक्स कह रहा है अगले साल कैलेंडर ईयर में 15.7%, 15.7% की बढ़ोतरी होगी, और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 10% की बढ़ोतरी होगी। तो ये मान के चले कि ये साल यदि हम निकाल लें तो अगला फाइनेंशियल ईयर उसमें जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी बढ़ोतरी 8 से लेकर 10 से 12% हो सकती है। अब इसमें एक चीज एक मिनट संजू संदीप जी, एक मिनट रुकिएगा, आपने अहम बात कही। देखिए दर्शकों को समझाने की जरूरत है। मोटरसाइकिल हीरो मोटरकॉर्प ने बेचे। एक मिनट, मैं एक चीज, आप अपनी बात जारी रखिएगा ना। आपने बहुत अहम बात कही कि अगले साल हम 8, 8.5, 9% ग्रोथ कर लेंगे, पर ये दर्शकों को यहां पर थोड़ा बेस ईयर भी समझाने की जरूरत है, ये कंपैरिजन। देखिए फर्ज कीजिए इस साल हम 9.5% गिरते हैं। एक मिनट में संदीप जी अपनी बात खत्म कर लूं। अरे मैं करने के लिए दे रहा हूं ना, आपको वक्त दे रहा हूं, मैं एक बात समझा रहा हूं। एक मिनट मुझे स्क्रीन पर लाइए। ये ऐसे नहीं होगा संजू, मैं एक बात समझा रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। 9.5% गिरते हैं हम, 100 रुपए पर हैं, 9.5% गिर गए तो 90 रुपए 50 पैसे पर आ गए हमारी वक्त। और अगले साल हम 8.5% बढ़ जाते हैं तो 90.5 का 8.5% लगभग 7.5 रुपए होता है, तो हम 98 पे आएंगे। तो मतलब हम पिछले साल के लेवल पर भी अगले साल तक नहीं आ पाएंगे। अब बात जारी रखिए संजू। जी संदीप जी, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूं कि एक चीज जिस पर मीडिया बिल्कुल भी गौर नहीं फरमा रही, और ये मैं बहुत हम्बली आपको बताना चाहती हूं कि आपको याद होगा संदीप जी, पिछले साल ही नहीं, 2018-19 में जब ऑटो सेल्स घटने लगी, मुझे याद है राहुल गांधी से लेकर शशि थरूर से लेकर हर कोई इकोनॉमिस्ट बन गए और सबने कहा ऑटो सेल्स सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि भाई इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है। और मारुति का देखिए सेल्स 20% नीचे हैं, कोई कह रहा है हीरो मोटर के 24% नीचे हैं। आज की डेट में संदीप जी, सितंबर के महीने में मारुति के लोकल सेल्स 32% की बढ़ोतरी थी। ठीक है। अक्टूबर में सिर्फ नवरात्रि के 9 दिनों में मारुति ने 95,000 गाड़ियां बेची, और अक्टूबर के पूरे महीने में मारुति ने 1.66 लाख, ऑलमोस्ट 2 लाख गाड़ियां बेची, विच मीन्स हर प्रति मिनट मारुति 4 गाड़ियां बेच रही थी।
सही बात है। हीरो मोटरकॉर्प ने सितंबर में 7 लाख मोटरसाइकिल्स बेचे। ये जो राजीव बजाज आकर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, भाई आप टीवी पर भाषण देना बंद करिए। आपका मार्केट शेयर गिर के 18% हो गया है मोटरसाइकिल। अच्छा, राजीव बजाज भाषण ना दें, अगर वो कड़वी बात कह देते हैं तो आरसी भार्गव भी बातें कहना बंद कर दें क्या? आपने जो आंकड़े दिए बिल्कुल दुरुस्त हैं संजू, लेकिन आरसी भार्गव, आपने मारुति का जिक्र किया, आरसी भार्गव ने कहा कि अभी ये त्योहारों का मौसम है इसलिए ये बिक्री बढ़ी है, अभी हमें देखना होगा ये दिसंबर के बाद भी बढ़ी रहती है क्या। वो आरसी भार्गव कह रहे हैं। राजीव बजाज को तो हवा में उड़ा दिया, आरसी भार्गव को भी उड़ाएंगी क्या हवा में, जो वो कंसर्न दिखा रहे हैं? नहीं, आपकी बात नहीं संदीप जी आरसी भार्गव जो कह रहे हैं, मैं उस बात से इंकार नहीं करती, बट जब बढ़ोतरी होती है आप कह देते हैं भाई ये तो बेनिफिट ऑफ बेस इफेक्ट है, पर जब जीडीपी गिरती है तब तो आप हमको बेनिफिट ऑफ बेस इफेक्ट नहीं देते। तो जब घाटा हुआ तब भी बेस इफेक्ट वाज एट प्ले। नहीं, हम तो चर्चा कर रहे हैं। देखिए संजू, आपके मेरे झगड़ने से, अगर आपके मेरे झगड़ने से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है ना, तो मैं आपसे 4 घंटे झगड़ा करने को तैयार हूं। 95,000 गाड़ियां सिर्फ नवरात्रि के 9 अरे वो बात मैंने कह दी ना, आरसी भार्गव कह रहे हैं दिसंबर के बाद भी बढ़ेगा क्या, वो देखने की बात होगी। पर आपने मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। सरकार कह रही है कि इकोनॉमी तेजी से सुधार की तरफ जा रही है, आरबीआई कह रहा है हम मंदी में हैं, और 3 बड़े कंसर्न्स, और स्टॉक मार्केट की भी जो आप कंपनियों की बात कर रही है ना, वो कह रहे हैं इरेशनल एक्सूबरेंस है, अभी उस पर जाने की जरूरत नहीं। तो एक कंसर्न है क्या, हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अगर चिल्लाने से अर्थव्यवस्था बढ़ती हो तो बी माय गेस्ट, हम पूरे दिन चर्चा करते रहेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं ना। नहीं संदीप जी, आपने एक बहुत सही बात कही। एक बात तो मैं कहना चाहती हूं कि स्टॉक मार्केट्स कुछ हद तक ही एक इकोनॉमी के इंडिकेटर होते हैं। यह कहना कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहे हैं इसका मतलब कि इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है, दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। क्योंकि आप देखिए कई बड़े बड़े ऐसे देश हैं जहां पर देयर इज अ रिसेशन, मंदी है, बट वहां के स्टॉक मार्केट्स में कोई घाटा नहीं। वो लिक्विडिटी है ना, लोगों की जेब में पैसा है, निवेश कहीं और कर नहीं रहे, धंधे में लगाएंगे नहीं, स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं अर्थव्यवस्था। पर एक बात मैं कहना चाहूंगी कि मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत भारत बहुत प्रगतिशील और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और जो इस बात को इंकार कर रहे हैं वो वेस्टेड नैरेटिव की तरफ जिनका झुकाव है, मैं उनको यह पूछना चाहती हूं, बस मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। भारत ने पिछले 6 महीनों में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया। 80 करोड़ पीपल इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। नहीं, वो सरकार दावा कर रही है। आज जो निर्मला सीतारमण ने आंकड़ा बता दिया, 68 करोड़ 80 लाख लोगों को दिया है। 80 नहीं, वो अभी पूरे राशन कार्ड बने नहीं है। 1.47% है। ठीक है, रिकवरी रेट 93% है। ठीक है, फेयर पॉइंट। अब 1 मिनट, आपने सुप्रिया से ही सवाल पूछ रही है ना, वो नैरेटिव क्रिएट कर रही है सुप्रिया स्क्रीन पर। सुप्रिया, यहां पर 2,65,000 करोड़ का एक और राहत पैकेज आ गया। कुल मिलाकर 29,87,000 करोड़ रुपए दे दिए सरकार ने। सरकार कोरोना लेकर आई नहीं। आप राहत पैकेज कह रहे थे, एक और दिया। आप कहते हैं हेडलाइन हंटिंग कर रही है सरकार, फोकस शिफ्ट कर रही है। अब ये तो चित भी मेरी पट भी मेरी। साढ़े 7 मिनट तक आपने बीजेपी की प्रवक्ता से इकोनॉमी पे डिस्कशन किया। मैं 2 चीजें बोल लूंगी। सबसे पहले, रिसेशन हुआ है इंडियन इकोनॉमी में पहली बार, उसके बारे में सरकार डिनायल में क्यों है। 2 नेगेटिव ग्रोथ क्वार्टर्स हुए हैं, इसका मतलब है हम टेक्निकल रिसेशन में है। ये मैं नहीं कह रही हूं, कांग्रेस नहीं कह रही, ये आरबीआई कह रही है। और अगर 3rd क्वार्टर में फिर से संकुचन होता है, फिर से नेगेटिव ग्रोथ होती है, तो वी विल बी इन डीप रिसेशन। इस पर सरकार कुछ भी बात नहीं कह रही है। सरकार आरबीआई को भी गलत कोट कर रही है। निर्मला जी ने आज कहा कि आरबीआई कहता है 3rd क्वार्टर में हम ग्रो करने लगेंगे। आरबीआई ने ये कहीं नहीं कहा है। ये मेरा पहला पॉइंट है। मेरा दूसरा पॉइंट है कि हां, कोरोना से जबरदस्त गिरावट आई है, आर्थिक मंदी गहराई है, लेकिन हमारी समस्याएं कोरोना से पहले की थी। हमारी कोमॉर्बिडिटीज जो इकोनॉमी की थी, 8 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से जीडीपी ग्रोथ गिर रही थी। याद करिए, फिस्कल ईयर 17 में हमारी जीडीपी ग्रोथ की दर 8.3 थी,
जो फिस्कल ईयर 20 में गिर के 4.2 हो गई और अब इस साल वो नेगेटिव होगी। हाँ। ये मेरा दूसरा पॉइंट है। कोरोना के पीछे हम छिप नहीं सकते क्योंकि हमारा कुप्रबंधन तो कोरोना के पहले का था। मैं तीसरी बात कहूंगी, तीसरी जरूरी बात यह है कि पहले तो जीडीपी की ग्रोथ की दर गिर रही थी, ग्रोथ रेट गिर रहा था। अब जीडीपी की वॉल्यूम में कमी आ रही है। जीडीपी की वॉल्यूम की कमी का मतलब समझिए कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का संकुचन हो रहा है और बजाय उद्योगपतियों को बिठाकर उनकी समस्याएं समझने के, डिमांड बढ़ाने के, हम जबानी जमा खर्च के पैकेज करते हैं। सरकार ने तो 20 लाख करोड़ का पैकेज किया था और आपने और मैंने दोनों ने मिलकर विश्लेषण किया था कि उसमें नहीं तो अब 2,65,000 करोड़। एक मिनट सुप्रिया, आप एक ही चीज बता रही हैं। एक मिनट सुप्रिया, एक मिनट के लिए रुकिए। अगर बिजली की खपत, वो कोर सेक्टर में आता है, बिजली की खपत 12% बढ़ रही है, रेलवे की माल ढुलाई 20% बढ़ रही है, अगर हमारे फॉरेक्स रिजर्व $560 बिलियन हो रहे हैं, अगर हमारा एफडीआई $35 बिलियन आ जाता है, तो ये भी तो अच्छे संकेत है ना। हम बुरे वक्त में हैं तो रिकवरी में वक्त तो लगेगा ना। हम रिकवरी के पाथ पर जा रहे हैं तो सरकार ये बात क्यों नहीं बताएगी? सरकार को बताने का पूरा हक है, बिल्कुल सही कर रही है सरकार, लेकिन सरकार को दिल पर हाथ रखकर पहले मानना पड़ेगा कि हम जबरदस्त आर्थिक मंदी में हैं। द गवर्नमेंट कैन नॉट वर्क आउट ऑफ दिस बाय लेंडिंग। सिर्फ लोन देकर आप आर्थिक मंदी को नहीं समाप्त कर सकते। इस समय जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग हैं, जो फॉर्मल इकोनॉमी से बाहर हैं, उनके हाथ में आपको कैश रखना पड़ेगा। वहां पर जॉब्स इरोड हुई हैं। सरकार पता नहीं ये क्यों नहीं करना चाह रही है। तो आप रोजगार की, एक मिनट, आप रोजगार की बात कर रही हैं। ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार, एक मिनट, आत्मनिर्भर भारत रोजगार जो योजना है उसमें 1,000 से कम जहां पर एम्प्लॉइज हैं, 15,000 रुपए से नीचे जिनकी सैलरी है, 24% का 24% पीएफ सरकार देगी। जो 1,000 से ज्यादा हैं, 15,000 से नीचे कम तनख्वाह पाने वाले, वहां 12% देगी, 2 साल तक देगी। 60,000 करोड़ रुपए, 6,000 करोड़ रुपए दे रही है ना सरकार। बहुत उम्दा आपने सवाल पूछा है। आप एक बिजनेस चलाते हैं, आपके पास 25 लोग थे, आपका सामान बिकना भी बंद हो गया, डिमांड में स्लंप है। आप क्या उन लोगों को नौकरी से निकालेंगे या नए लोगों को नौकरी पर रखिएगा क्योंकि सरकार पीएफ का कुछ हिस्सा दे रही है? आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। इसीलिए मैं कह रही हूं कि जो सुनियोजित तरीके से अर्थव्यवस्था को संभालना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अभी भी पैच वर्क हो रहा है, अभी भी समझा नहीं जा रहा है कि डिमांड की वर्चुअस साइकिल को चलाना जरूरी है। और जिस ऑटो सेक्टर का बार बार उल्लेख हो रहा है, ये पेंट अप डिमांड है। उद्योगपतियों को गाली देने से काम नहीं चलेगा। अगर वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उसको सरकार को सुनना पड़ेगा। आप वेस्टेड नैरेटिव की बात करने लगते हैं जब कोई आर्थिक मंदी की बात करता है। किसको पसंद है आर्थिक मंदी? किसी को नहीं पसंद है, ना विपक्ष को ना सरकार को। 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए सरकार दावा कर रही है 1,40,000 करोड़ रुपए दे दिए हमने। गणित लगाया मैंने, मोटा मोटा 60 से 70 हजार रुपए प्रति किसान। किसान क्रेडिट, रिमेंबर द वर्ड क्रेडिट। अभी भी लोन के थ्रू अर्थव्यवस्था को संभालने की बात हो रही है। लोन के थ्रू आप अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल सकते हैं, यह आपको समझना पड़ेगा। आप लोन बांटकर, लोन मेला लगाकर अगर अर्थव्यवस्था को जीवित करना चाहते हैं तो हम भगवान भरोसे थे और भगवान भरोसे ही रहेंगे आगे भी। विजय सरदाना, आप इस चीज को बेहतर समझते हैं, एमएसएमई के एक्सपर्ट हैं, एग्री बिजनेस के भी एक्सपर्ट हैं। देखिए 3 लाख करोड़ रुपए मई में घोषणा की गई थी एमएसएमई सेक्टर के लिए। मैंने आपको बताया वो आंकड़ा, सैंक्शन तो है 1,86,000 करोड़। मैं सरकार के आंकड़े कोट करता हूं, अपने आंकड़े कभी नहीं कोट करता। 1,35,000 करोड़ के करीब डिसबर्स भी हो गए। अब यहां पर सरकार आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1,45,000 करोड़ रुपए और दे रही है। तो ये तो अर्थव्यवस्था का पहिया और घूमना चाहिए। फिर इसी की तो मांग थी। सुप्रिया कह रही है नहीं, हर जगह लोन दे रही है सरकार। देखिए, इस बात को आपको समझिए, ये पब्लिक का पैसा है, सरकार का अपना। मैं आ रहा हूं संजू, सबको एक बार मौका दे दूं। सारा पैसा जनता का, टैक्स पेयर का पैसा है। इसका इस्तेमाल अगर समझदारी से करेंगे तो देश हित में आएगा। आप फ्री में लुटाना चाहे तो लुटा सकते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं। आज भी मैं आपको बता दूं, आपने जो इंटरेस्ट फ्री लोन या रिड्यूस्ड इंटरेस्ट पे जो लोन दिया है,
बहुत सारे बिजनेसमैन ने बैंक से पैसा लेके स्टॉक मार्केट में लगाया है, बिजनेस में नहीं लगाया। आप हिंदुस्तान में ये मत समझिए कि हर आदमी आप जैसा चाहेंगे या हम जैसा चाहेंगे वैसा काम करेगा। हर आदमी क्रिएटिव है, हर आदमी ये देखना चाहता है कि उसका फायदा किधर है। अनफॉर्चुनेटली इस देश में कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड बहुत खराब है। इसके ऊपर ना कांग्रेस बात करती है ना बीजेपी। जब तक आप अब एक भी इस चीज को समझिए संदीप जी, हर चीज में वित्त मंत्री ने क्या कहा कि हम पूरे प्रोसेस को डिजिटाइज कर रहे हैं, हम पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं। आप अगर ईपीएफ को अंदर आप आना चाहते हैं तो आपको ईपीएफओ में रजिस्टर होना पड़ेगा, तभी बेनिफिट मिलेगा। मतलब, और बेनिफिट डायरेक्ट एम्प्लॉय को जाएगा 24% का, ना कि मैन्युफैक्चरर को या कंपनी ओनर को जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अभी भी बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है इकोनॉमी में। हम लोग सारी स्कीम की बात करते हैं, हमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्कीम क्यों बनानी पड़ रही है? क्योंकि हमारे यहाँ पे माल प्रैक्टिसेस, मैनिपुलेशंस ऑफ डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा होता है। पर इसमें एक चीज, 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं विजय भाई, देखिए मुझे एक चीज समझ नहीं आई। 3 लाख करोड़ आपने दिए, 1,35,000 करोड़ ही अभी डिसबर्स हुए हैं, तो मतलब सीधा सीधा 1,65,000 करोड़ रुपए बच गए। आप 1,45,000 करोड़ और लगाने के लिए तैयार हो गए आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग में, पहले वो 1,65,000 करोड़ ही निपटा दो। नहीं, फर्क है संदीप जी, फर्क है। देखिए जो पहले था वो एसएमई का था। हाँ, ये जो पीएलआई 145 है, ये पीएलआई है, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है। इसमें लार्ज कंपनियां भी आ सकती हैं, नया इन्वेस्टर भी आ सकता है। ग्रीन आज की तारीख में जितनी मेरी जानकारी है, देखिए आप ज्यादा जानते हैं, 99% उद्योग तो अब एमएसएमई की परिभाषा में ही आ गए ना। लार्ज क्या रह गया, सब कुछ एमएसएमई है। नहीं देखिए फर्क है, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, 2 लेवल पे अलग देखना पड़ेगा। एमएसएमई हमारा जो एग्जिस्टिंग था बिफोर कोरोना, उसको भी रिवाइव करना, एक बात वो। दूसरी तरफ आपको चाइना पे और अंतरराष्ट्रीय बाजार पे डिपेंडेंसी कम करनी है। जो पीएलआई स्कीम है वो चाइना की डिपेंडेंसी कम करके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़े, ये उससे लिंक्ड है। 2 चीजें अलग हैं, हमें उसको मिक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बात आपकी सही है कि जितना हमने एलोकेट किया था वो डिस्पर्स नहीं हुआ। उसका कारण ये है कि बहुत सारी कंपनियां जो बंद हो गई, या जिन एंटरप्रेन्योर्स को लगता था कि अगर वो लोन भी ले लेंगे, अगर वो रिवाइव नहीं कर पाएंगे, उन्होंने अप्लाई नहीं किया, या जिनकी जरूरत थी उन्होंने अप्लाई किया। तो कहने का मतलब यह है कि कोरोना ने सिर्फ नॉर्मल प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं किया है। किसी एज एमएसएमई का मान लीजिए, अनफॉर्चुनेटली किसी मालिक के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई कोरोना में, उसका खास मैनेजर चला गया, उसका इन्वेस्टर चला गया, उसका प्रमोटर के साथ कोई कैजुअलिटी हो गई, तो बहुत सारी हालात बदले हैं, लाखों लोग मरे भी हैं कोरोना में। तो इन चीजों को एड्रेस किया जा रहा है क्या सिद्धार्थ? देखिए, मैं आम भाषा में, आम आदमी को भी ये बातें समझ में आनी चाहिए। सिर्फ सिद्धार्थ स्क्रीन पर, सिद्धार्थ 2 चीजें हैं। एक तो हमें अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाना है, और ये घुमाना किस लिए है? सबसे ज्यादा जो चिंता आम आदमी की, आपकी, मेरी, हमारे दर्शकों की है, वो है नौकरी का सृजन। अब यहां पर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए दे दिए गए। नौकरियां सृजित हो रही हैं क्या? बड़ी बड़ी कंपनियां बताने लगती हैं 2021 अर्ली नेक्स्ट ईयर हम सेम प्री कोविड लेवल पर आ जाएंगे, पर दरअसल नीचे तक आप नजर डालेंगे, नौकरियां गई हैं, यह हकीकत है, और अभी भी नौकरियां जाने का खतरा बना हुआ है क्या? तो इस राहत पैकेज में वो रिवाइवल दिखता है क्या? उसकी राह दिखती है क्या आपको? नहीं संदीप, ये तो पैकेज की साइज में ही आप देख लें, मतलब जहां तक सरकार जो क्लेम कर रही है कि 17 लाख करोड़ उसकी तरफ से इन्फ्यूज किया जा रहा है सिस्टम में, क्या एक्चुअली सरकार की आज कैपेसिटी है उस तरह का पैसा इन्फ्यूज करने की? तो उन्हीं की बात में ही जो है इसका जवाब छुपा हुआ है। और जहां तक और जो डिमांड क्रिएशन की बात हो रही है ना बार बार, चलिए आप लोगों की जेब में पैसे मत डालिए, लेकिन ऐसे सेक्टर्स के लिए तो कुछ बड़ा करिए ना। आज तक आपने पिछले 7 महीने में, या मैं कहता हूं पिछले 1 साल में, क्या कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कोई बड़ा काम कर पाए हैं आप? अभी भी आप केवल क्लेम्स कर रहे हैं। आपने एक लिस्ट निकाल दी बहुत बड़ी कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में हिंदुस्तान में जो है स्कोप है, इतना हम काम कर सकते हैं, इतना हम करेंगे, लेकिन एक्चुअली संदीप जहां से जो डिमांड क्रिएट होगी
वो इस तरह के सेक्टर्स हैं इस समय पे, और इस समय पे सरकार को ही पैसा खर्च करना होगा। पर सरकार के पास कोई जादुई छड़ी थोड़ा है सिद्धार्थ। सरकार पैसे भी तो, भाई पैसे के बिना पर ही अर्थव्यवस्था चलती है, खजाने में पैसा है नहीं। अब आज वित्त मंत्री कह रही थी कि देखिए जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ गई है, 1,05,155 करोड़ पर आ गई, पर अप्रैल से आंकड़ा देखोगे तो अप्रैल में 32,000 करोड़ था, मई में 62,000 करोड़, फिर वो 90,000 करोड़ गया, घटकर 87,000 करोड़, 86,000 करोड़। हर महीने जीएसटी कलेक्शन 1.25 लाख करोड़ होना चाहिए। अभी तो वो ही नहीं है, पैसा नहीं है ना सरकार के पास, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो संदीप, ये तो मैं क्लेम तो कर नहीं रहा हूं कि इतना बड़ा स्टिमुलस या इतना बड़ा मैं इन्फ्यूजन कर रहा हूं जो है अर्थव्यवस्था में, ये क्लेम तो सरकार ही कर रही है ना। तो हम लोग तो वही बात कह रहे हैं ना कि जब अगर आप यही मान लीजिए कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो इस समय आप एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं कि, और देखिए अभी तक जो भी सरकार के एफर्ट्स हैं वो सिर्फ ये हैं जो इकोनॉमी हॉल्ट हुई थी लॉकडाउन की वजह से, और उसके बाद से जो अनलॉक हो रहा है, जो डिस्टर्बेंस था उसी को स्मूथ किया जा रहा है। ऐसा कि कुछ सरकार की तरफ से ऐसा कुछ बड़ा कर दिया गया है जिससे आने वाले समय में बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। और संदीप, ये बात हम लोग मान ले कि मार्च 2022 तक हम बहुत बामुश्किल 2020 मार्च के जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का जो साइज था वो अगर हम पहुंच जाएं तो ये हमारी बहुत बड़ी, मैंने इसलिए वो आंकड़ा बताया कि 8% बढ़ गए तो ऐसा हो गया, तो दरअसल हम अगले साल भी पिछले साल के बराबर नहीं आ पाएंगे। और यहां पर कॉरपोरेट वर्ल्ड की बड़ी बात की जाती है, और संजू भी कह रही थी कि देखिए सेल्स बढ़ रही हैं, फलाना हो रहा है, पर आप बड़ी पिक्चर अगर आप देखेंगे, ये स्टॉक मार्केट की बम को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए शरद, और आप क्योंकि इससे बेहतर, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता आंकड़ों को भी, जो नतीजे आ रहे हैं, रिलायंस भी उसके प्रॉफिट में 13 से 15% का डिप हो रहा है। तो ये डिप तो हर जगह है ना। सरकार अभी रिकवरी के जब संकेत देती है, सरकार पूरी पिक्चर बता रही है क्या? और रिकवरी में भी लगातार वो केवी सुब्रमण्यम भी कहेंगे वी शेप रिकवरी आने वाली है। जैसा संजू ने शुरू में कहा, 102 साल का जो जिक्र किया, 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, वी शेप रिकवरी आ गई थी। एक के शेप रिकवरी भी होती है जिसमें अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। वो भी खतरा है क्या हमारे सामने, जो ये आंकड़े आ रहे हैं? देखिए, रिकवरी संदीप के शेप डी है। कुछ सेक्टर्स हैं जो बूम कर रहे हैं, आप भी जानते हैं। कुछ कंपनीज के रिजल्ट अच्छे भी आ रहे हैं और ज्यादातर कंपनीज के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। पहले मैं 2 टिप्पणी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो करना चाहूंगा। जो कार की सेल है, वो कार की सेल, क्योंकि कोरोना की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद हो गया था, लोगों की मोबिलिटी बंद हो गई थी, तो कार और 2 व्हीलर्स की सेल जितनी डिमांड है, कुछ ठीक है, हम पेंट अप डिमांड कुछ कह सकते हैं, पर उसके अलावा ये कोरोना के पैंडेमिक ने एक कंपल्शन डाल दी लोगों को अपने वाहन से सफर करने की, कुछ उसकी वजह से ये डिमांड। और इसमें एक दिलचस्प बात, मैं थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं, दिलचस्प बात ये है कि कार की सेल्स तो बढ़ी हैं, जो 2 व्हीलर्स की सेल है वो उतनी नहीं बढ़ी है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास थी, लोअर इनकम मिडिल क्लास थी, वो कहीं शहरी गरीबों में तो तब्दील नहीं हो रहे। नहीं, वो देखिए 2 व्हीलर की सेल भी आप मानेंगे, मैं बहुत सारे 2 व्हीलर डीलर्स जो हैं उनको जानता हूं, मैंने बात करी, उन्होंने ये स्वीकार किया कि बल्कि ये छोड़िए, आप सेकंड हैंड 2 व्हीलर्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है। अब पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बार बार ये बात कही जा रही है कि सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। इसके लिए वक्त मिलता है, आप बीच में नहीं, ऐसे नहीं, आप ही की बात कर रहा हूं, शरद कोहली, 1 मिनट आप ही की बात कर रहा हूं कि गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो एक अंग्रेजी में कहावत होती है संदीप, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये जो बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंसमेंट्स करे जा रहे हैं, तो सरकार मुंह से भले ही नहीं एक्सेप्ट कर रही, पर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सरकार अगर नहीं होती मंदी, और अगर नहीं होता रिसेशन, अगर नहीं होता ये दर्द, तो बार बार 2 वित्त मंत्री आके अलग अलग किस्म की अनाउंसमेंट्स क्यों करते? दूसरी बात देखिए, मैं आपने जितनी बातें अभी तक कही ना, आपने शुरू में बहुत अच्छा एक इंट्रोडक्शन बांधा पूरे शो का, और उसके बाद संजू ने, सुप्रिया ने जो भी बातें कही हैं, उसका जो असली दर्द कहां पर है मैं आपको बताता हूं। और ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है। एक युवा इस देश का इस समय जो कि पढ़ लिख के 25 साल का हो जाता है और पूरा 3, 4, 5 लाख उसके परिवार वाले उसकी पढ़ाई पर खर्च करते हैं, और जब वो 6 महीने, साल उसको नौकरी नहीं मिलती, तब वो दर्द शुरू होता है। दूसरा दर्द, एक गांव से आदमी आके आज से 10 साल पहले शहर में अपने परिवार को लेकर यहां पर बस जाता है, और उस परिवार को आज जब वो नौकरी ढूंढता है तो उसको नौकरी नहीं मिलती। गांव को वो चिट्ठी लिखता है, फोन करता है
कि साहब मुझे नौकरी नहीं मिली, गांव वाले कहते हैं भैया तुम वापस आ जाओ। तो अर्बन पॉवर्टी जिसको हम कहते हैं, मैं समझता हूं अगर सरकार के सामने जितनी भी समस्याएं हैं उसका अगर हम निचोड़ निकालें संदीप, तो अगर एक शब्द में मैं बोलूं तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है। आप देखिए सारी की सारी बीमारियां इस एक शब्द के आसपास घूमती हैं, चाहे वो कंजम्पशन हो, चाहे वो डिमांड, रोजी रोटी या अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी रोजी रोटी सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं समझता हूं कि जो कदम सरकार ने आज उठाए हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, पीएफ की बात करी, मुझे लगता है कि कहीं जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो कि 40 से 45% आपकी 40 से 45 करोड़ लोग, 50 करोड़ इस देश का वर्कफोर्स है, उसमें से 40 से 45 करोड़ लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। मैं समझता हूं कि अगर सिवाय मनरेगा या प्रधानमंत्री सड़क योजना, इसके अलावा मनरेगा में 10,000 करोड़ रुपए दिए, अगर इसके अलावा भी, संजू अब आप बात कहना चाह रहे थे, मैं आपके पास आ रहा हूं, अगर इनफॉर्मल सेक्टर के लिए कुछ बढ़ के कदम उठाए जाएं सिवाय राशन पानी के अलावा भी, मैं समझता हूं ज्यादा कारगर होगा ये आत्मनिर्भर प्रोग्राम, बहुत ज्यादा कारगर बन सकता है। अगर आप रिस्पॉन्ड कीजिए, आप ही से सीधे मुखातिब थे शरद कोहली। संजू आपसे ही पूछ रहे हैं शरद कोहली। जी मैं एक चीज, अभी आपका ऑडियो आज बहुत खराब है, मुझे आधी बात सुन रही है आधी सुन नहीं रही, पर मैंने अंदाज लगा लिया है। मैं एक चीज कहना चाहती हूं, यहां पर सबने ये बात कही कि ऑटो सेल्स के बारे में संजू वर्मा बोल रही है ये पेंटअप डिमांड है। मुझे एक बात बताइए, यदि ऑटो सेल्स पेंटअप डिमांड है तो ये बताइए कि ब्रिटानिया ने 23% मुनाफे में बढ़ोतरी कैसे दिखाई सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स में। संजू बिस्किट तो खाए ना लॉकडाउन में बैठ के, प्रॉफिट ग्रोथ कैसे दिखाई सितंबर क्वार्टर में। अब बिस्कुट भी नहीं खाएंगे क्या घर बैठ के? नहीं मुझे अभी टोकिए मत, ये गलत बात है, सुनने का धैर्य रखिए। अरे आपकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं, आप कैसे बात कर रही है? एक मिनट कैसे बात कर रही है? अरे शरद छोड़िए सिर्फ बात कर रही है स्क्रीन पर, एक मिनट मुझे ये आप अभी, अरे संजू आराम से शांति से बात सुन रहे हैं। नहीं मेरे पास ऐसे 10 करके देने के लिए। अरे भाई छोड़िए ना शरद कोहली। अल्ट्राटेक सीमेंट ने 113% मुनाफे में बढ़ोतरी कैसे दिखाई? चलिए मेरे पास 5,000 की बैलेंस शीट है, दिखाना चाहूँ तो। आप अभी मेरे को स्क्रीन से आपने हटा दिया है। अरे जैसे मैं बोलने लगती हूँ आप हटा देते हैं स्क्रीन से। अच्छा, आपको लड़ाई करने में मजा आता है क्या? हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, हमारे यहाँ स्क्रीन से हटा देते हैं, हटा देते हैं। ऑटो सेल्स की बात मत करिए। अच्छा आपके हिसाब से बात करेंगे क्या? अरे सुनिए ना संजू, ट्रैक्टर सेल भरोसे की कमी है क्या? ट्रैक्टर सेल बिस्किट सेल हो गया, 10% की बढ़ोतरी है। ठीक है। पावर कंजम्पशन में 12% की नौकरियां कितनी बढ़ी? एफडीआई नौकरियां कितनी बढ़ी? अच्छा मुझे ये बता दीजिए, हम नौकरी की बात कर रहे हैं, नौकरियां कितनी बढ़ी संजू? आम आदमी को नौकरी की दरकार होती है ना, नौकरियां कितनी बढ़ी? ट्रांसफर के तहत नौकरियां कितनी बढ़ी? मैं भी लगातार बोल सकता हूँ, मैं भी लगातार बोल सकता हूँ। ट्रांसफर के तहत 93,000 करोड़ लोगों के खातों में दिए गए। नौकरियां कितनी बढ़ी संजू? भरोसे की कमी है क्या? कैन वी हैव अ सिविलाइज्ड डिस्कशन? पीएम किसान के तहत, एमएसपी के तहत 74,000 करोड़ दिए गए। अरे नौकरी कितनी दी गई? 8,500 करोड़ दिए गए। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 4,300 करोड़ ये मैंने बता दिया, ओपनिंग कमेंट बड़ा लंबा दिया था। 895 संजू अगर आप सवाल का जवाब नहीं देंगी तो मुझे दूसरे गेस्ट पर जाना पड़ेगा। आंकड़ों की बात मुझसे ना करें। अरे नहीं भाई, आप सारे आंकड़े आप ही जानती हैं, आरबीआई के गवर्नर आप ही से आंकड़े लेते हैं। बढ़ोतरी, हिंदुस्तान लीवर के रिजल्ट, अरे रिलायंस के रिजल्ट्स देखिए, रिलायंस के रिजल्ट्स कम आए हैं, प्रॉफिट मत बताइए ना। एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस कंपनी। आप सवाल का जवाब नहीं देंगी। आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गेस्ट। और ये ग्राउंड में जो हो रहा है उसको दर्शाता है। यदि लोगों आपको आवाज जा रही है क्या संजू को आवाज जा रही है पीसीआर? तो एचडीएफसी बैंक की रिटेल तो इनको आवाज जा रही है, पर ये सवाल का जवाब नहीं दे रही। एचडीएफसी बैंक की नहीं मुझे वो यहाँ पर कॉर्पोरेट आंकड़े सुनाने के लिए नहीं, मैंने आपको न्योता दिया। ये लोन ले रहा कितनी नौकरियां बढ़ी? आप ये गलत नैरेटिव, कितनी नौकरी? मैं गलत नैरेटिव नहीं करता हूं, सीधा सवाल पूछता हूं, कितनी नौकरियां बढ़ी संजू वर्मा? कितनी नौकरियां बढ़ी मेरे को बताइए। पावर कंजम्पशन ऊपर है, अरे बता दिया वो मैंने, बढ़ोतरी है, एफडीआई में बढ़ोतरी। चलिए ठीक है, आपने अपना धारा प्रवाह बोल लिया। सीमेंट सेल्स सुप्रिया श्रीनेट, क्या भरोसे की कमी है? दरअसल क्या भरोसे की कमी है? ये एक बड़ी दिक्कत है। देखिए हम चर्चा कर रहे हैं, यहां बहस नहीं करते हैं।
चर्चा ये है, एक आम आदमी को अपनी रोजी रोटी का ख्याल होता है, उसका परिवार होता है, उसके बच्चे होते हैं, उनको स्कूल भेजना होता है, उसके लिए जेब में पैसे चाहिए होते हैं, उसके लिए एक नौकरी चाहिए होती है। तो नौकरियों को लेकर भी कुछ एड्रेस किया जा रहा है क्या? एक भरोसे की कमी है, भरोसा कायम करना होगा ना। ये पूरे देश की समस्या है, ये बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। 100% सच्ची बात है। और जैसे शरद जी ने कहा कि 100 बात की एक बात, नौकरी है या नहीं है। 25 साल की आयु में मैं पढ़ के खड़ा हूं, मेरे पास रोजगार के साधन है या नहीं है, इसी पर मेरा भरोसा और परिवार का भरोसा है। मैं एक चीज बता दूं, उसके बाद मैं इस पे बात जरूर करूंगी। सरकार ने एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस किया है। आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ और सिद्धार्थ हम सबसे अच्छा जानते हैं, क्योंकि वो काफी टाइम से फाइनेंस मिनिस्ट्री कवर करते हैं और उस पर पैनी निगाह रखते हैं। ये डीए के पास जाएगा, ये बजट जाएगा, ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जाएगा, ये सब जगह जाकर करीब करीब दिसंबर तक अप्रूव होगा। फिर ये जो स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं, इसको जनवरी से मार्च के महीने तक खर्चा कर सकेंगे। ये भी हम सब लोग जानते हैं कि सरकार ने ऑलरेडी कैप लगा दिया है कि फोर्थ क्वार्टर में कौन से सेक्टर्स कितना खर्चा कर सकते हैं और ज्यादातर सेक्टर्स खर्चा नहीं कर सकते। तो आपने दिखाने के लिए एलोकेट तो कर दिया, लेकिन ये खर्चा तो हो नहीं पाएगा। तो क्या ये हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं है? ये सवाल है। जहां तक नौकरियों का सवाल है, मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे मुद्दों को छोड़कर आज की तारीख में सिर्फ बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, क्योंकि बिना उस पर बात किए हम आंकड़ों की बात करते रहेंगे। भाई अगर इकोनॉमी ठीक है, और इसी में एक और एक मिनट, सुप्रिया, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। सिद्धार्थ सिंह स्क्रीन पर। सिद्धार्थ, इसमें एक और बड़ी दिक्कत है। देखिए, अभी तक महंगाई काबू में थी और आरबीआई ने भी कल रेड फ्लैग किया। अब महंगाई दर 7.61 जनरलाइज हो रही है। पहले फूड आइटम्स में सब्जियां, फल, आलू, प्याज, टमाटर ये महंगे हो रहे थे। अब महंगाई दर 7.61%। एक तरफ तो रिसेशन, ऊपर से महंगाई। देखिए, जब आप विकास कर रहे होते हैं, महंगाई काबू में ना भी हो, काम चल जाता है, जेब में पैसे हैं। अब ये महंगाई भी कितना बड़ा खतरा है आने वाले दिनों में। नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है संदीप, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा सिस्टम में लिक्विडिटी पुश करेंगे तो ये ऑब्वियस है कि इन्फ्लेशन का खतरा जो है वो बढ़ेगा ही। और ऑलरेडी अभी मतलब फूड इन्फ्लेशन पिछले 10 महीनों से जो है डबल डिजिट्स में है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ संदीप, कि देखिए, एक बेस लाइन हम लोग समझ लें, सरकार के पास बहुत सीमित संसाधन है। इसीलिए सरकार जो भी स्कीम्स ला रही है, ये लोन गारंटी स्कीम या कुछ उस तरह का कि आप जो है लोगों को नौकरियां दीजिए तो हम आपको कुछ सपोर्ट देंगे, तो एक उस तरह का बैलेंसिंग एक्ट है संदीप। और जहां तक आज के अनाउंसमेंट्स में एक दो चीजें मैं जोड़ दूं संदीप, कि ये जो फर्टिलाइजर ये दिखाया जा रहा है ना, किसानों को 65,000 करोड़ दिया गया, कुछ नहीं दिया गया संदीप। ये ऑलरेडी पैसा जो है बैकलॉग है, ये वो पैसा है जो ऑलरेडी आपने खर्च किया हुआ है, जो आपने पहले नहीं दिया है। तो इसलिए ये जो है अब क्लियर किया जा रहा है। ये दूसरा पीएम आवास, जिससे हम कह रहे हैं ना कि इतनी सीमेंट और लोहे की खपत हो जाए संदीप, ये भी खर्च हो चुका है। तो ये हम लोगों को ये मिसनॉमर है। 30 सेकंड, मैं टोटली रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं सिर्फ क्योंकि संजू बहुत उत्तेजित हो रही थी और अपनी बात, मैं कहता हूं वो सारे आंकड़े कर रही हैं अभी संजू से। मैं उसी पे आ रहा हूं, मेन पॉइंट पर आइए। फ्यूल की बात है, पावर कंजम्पशन की बात है, ऑटोमोबाइल सेल की बात, सब कुछ है। मैं समझता हूं सरकार को इस समय क्या करना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि हमारा जो है इस समय रिसोर्सेज लिमिटेड है, उस लिमिटेड रिसोर्सेज में हमको यहां एलोकेट करना है और जैसे जैसे समय बीत रहा है वहां हम एलोकेट करते जाएंगे, बजाय इसके कि एरोगेंस दिखाई जाए और यह बताया जाए कि सब कुछ ठीक है। आराम से, शांति से भी हम कर सकते हैं। देखिए, मुश्किल काल में है, लोग उत्तेजित भी हो जाते हैं, हम जल्दी से उत्तेजित नहीं होते हैं। अब मैं कंक्लूड कर दूं, उधार ली हुई है। कोई बात नहीं है। वो उत्तेजना उधार नहीं लेनी चाहिए। उत्तेजना तो ब्याज पर दे दो किसी और को। उत्तेजित होने का वक्त नहीं है। संकट काल है, संक्रमण काल है। सरकार ने 2,65,000 करोड़ का पैकेज दिया है। सरकार जो कर सकती है वो कर रही है, लेकिन अभी और की भी दरकार है और प्रॉपर एलोकेशन भी जरूरी है। सबसे अहम मुद्दा है अभी रोजगार, नौकरी और महंगाई एक डायन की तरह फिर से मुंह बा रही है, उस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।